नमस्कार दोस्तों, मैं शिवमन सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग प्लस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 के ऊपर चर्चा करूंगा। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जब भी कोई पार्टनरशिप होती है तो अगर वो पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो उसमें जो पार्टनर्स के बीच में अकाउंट का सेटलमेंट क्या हो, किस तरीके से किया जाएगा, आज इसके प्रोसीजर के ऊपर चर्चा करूँगा। जिसके विषय में सेक्शन 48 पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कहता है, जिसमें मोड ऑफ सेटलमेंट के बारे में बताया गया है। सेक्शन 48 में बताया गया था कि पार्टनरशिप में अगर अकाउंट का सेटलमेंट किया जाता है तो वो किस तरीके से किया जाएगा। इन सेटलिंग द अकाउंट ऑफ फर्म आफ्टर डिसोल्यूशन द फॉलोइंग रूल्स शैल सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट बाय द पार्टनर बी ऑब्जर्व। यहाँ ये बताया गया है कि जो अकाउंट सेटलमेंट के रूल्स होंगे जो इस सेक्शन 48 में बताए गए हैं वो सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स होंगे। यानी कि पार्टनर चाहें तो एग्रीमेंट में इन रूल्स को चेंज करके कुछ अन्य नियम भी बना सकते हैं। यानी पार्टनरशिप डीड जो होगी वो हमेशा पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर प्रिवेल करेगी, जैसा कि सेक्शन 48 कहता है। अब इन केसेस ऑफ losses include deficiency of capital shall be paid first out of profit, next out of capital and lastly it necessary by the partners individually in proportion in which they are entitled to share profit। अगर लॉसेस होता है तो लॉसेस क्या इंक्लूड करता है, डिफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को भी इंक्लूड करता है। और लॉसेस की स्थिति में सबसे पहले जो प्रॉफिट होगा उससे बांटा जाएगा, उसके बाद जो है जो कैपिटल लगाई गई है उसमें बांटा गया है। सबसे अंत में पार्टनर्स की इंडिविजुअल लायबिलिटी जिस अनुपात में वो लाभ को शेयर करते थे उसी अनुपात में उनकी इंडिविजुअल लायबिलिटी को भी फिक्स किया जाएगा। तो यहाँ पर जो फाइनल अकाउंट था यानी जो अंतिम लेखा था उसके बनाने के ढंग के बारे में धारा 48 में बताया गया था, जिसमें बताया गया था कि इस धारा में दो मूल सिद्धांतों के विषय में चर्चा की गई थी जो भागीदारों के करार के अधीन होते थे। प्रथम हानि के भुगतान के लिए और दूसरा संपत्ति के प्रयोग के लिए। हानियों के संबंध में इस धारा में कहा गया था हानि तथा पूंजी की कटौती को पहले लाभों से, फिर पूंजी से और अंत में यदि आवश्यक हो भागीदारों से उनके अधिकार के अनुसार अविधान लेके पूरी की जाएगी। आगे इन्होंने बताया था कि the assets of the firm including any sum contributed by the partner to make up deficiency of capital shall be applied in the following manner and in order: in paying the debt of the firm to third parties, in paying to each partner ratably what is due to him from the firm advances or distinguished from a capital, in paying in each partner ratably what is due to him on account of capital, the residue if any shall be divided among the partner in proportion in which they are entitled to share profit। क्या बताया गया है, संपत्ति के प्रयोग में इस धारा में कहा गया है संपत्ति जिसमें भागीदारी द्वारा पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए अविधान सम्मिलित है निम्नलिखित तरीकों से बांटी जाएगी। पहला, जो थर्ड पार्टी है, जो थर्ड पार्टी के ऋण है, जो डेप्ट है, उनके भुगतान करने के लिए। दूसरा, जो भागीदारों को ऐसा धन लौटाने के लिए जो उन्होंने पूंजी के अतिरिक्त फर्म को दिया था। यानी कि अगर पार्टनर्स ने कुछ एडवांसेस फर्म को दे रखे हैं, कुछ लोन दे रखा है, तो उन लोनों को थर्ड पार्टी के ऋण को चुकाने के बाद से उनको चुकाया जाएगा और ये हमेशा दूसरे स्थान पर ही चुकाए जाते हैं, इस तरह के जो लोन होते हैं। तीसरा है भागीदारों के अधिकार के अनुसार उनकी पूंजी को लौटाने के लिए। यानी कि भागीदारों ने जिस अनुपात में पूंजी लगाई थी उस अनुपात में उनकी पूंजी को लौटाने के लिए। यानी कि अगर 10 लाख रुपए 30 लाख रुपए फर्म में लगाए गए थे तो 1:1 का हो गया, तो उसी अनुपात में जो पैसा बचा होगा उसमें उसका जो है अनुपात से पूंजी यानी कि फर्म के ऋण को, थर्ड पार्टी ऋण को चुकाने के बाद और जो पार्टनर्स ने जो लोन दिए उनको चुकाने के बाद फिर उनकी कैपिटल से उनके लोन को
कैपिटल को बांटा जाएगा, जो भी बचा होगा उसी अनुपात में उसको बांटा जाएगा कि जिस अनुपात में उन्होंने प्रॉपर्टी अनुपात में उन्होंने कैपिटल जो है फर्म में लगाई थी। उसके बाद यदि कुछ संपत्ति बची रह जाती है तो भागीदार में उसी अनुपात में बांट दी जाएगी जिस अनुपात में वो लाभ को बांट रहे थे। इसी में गवर्नर बुरे का 1904 का एक केस आया था जिसमें बताया गया था कि अगर कोई 3 पार्टनर में से एक पार्टनर जो है दिवालिया हो जाता है तो उस स्थिति में जो बंटवारा होगा, अकाउंट का सेटलमेंट होगा, वो किस तरीके से होगा। तो इसमें बताया गया था कि वो हमेशा कैपिटल अकाउंट से ही बांटा जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटा जाएगा। गार्डनर बुरे के केस के क्या फैक्ट थे उस विषय में थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक भागीदार पत्र की शर्त के अनुसार भागीदारों ने असमान पूंजी लगाई थी, परंतु लाभ में बराबर हिस्सा बांट रहे थे। यानी कि किसी ने 1 लाख लगाया था, किसी ने 3 लाख लगाया था, किसी ने 25 लाख लगाया था, तो असमान पूंजी लगाई थी, परंतु लाभ वो बराबर बांट रहे थे। फर्म का विघटन प्रारंभ हुआ। बाहरी लेनदारों द्वारा भागीदार को ऋण चुकाने के बाद संपत्ति इतनी, यानी कि थर्ड पार्टी के जो लोन थे उनको चुकाने के बाद जब उनकी पूंजी बंटने का समय आया, उसके बाद जो सेकंड जो रूप में जो है पार्टनर्स के एडवांसेस होते हैं, यानी कि किसी पार्टनर जो लोन दे रखा था, लेकिन अगर पार्टनर्स के एडवांसेस इस केस में नहीं थे तो उसमें बताया गया था कि थर्ड जो तीसरे रूप में जो है जो पूंजी बांटी जाती थी, तो जब पूंजी बांटने का समय आया तो भागीदारों को जो ऋण को चुकाने के बाद संपत्ति इतनी नहीं थी कि भागीदारों को उनकी पूंजी वापस मिल सकती है। पूंजी का पूर्ण भुगतान करने के लिए आवश्यक था कि पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए भागीदार अनुपातिक अभिदान दें, यानी कि अनुपातिक रूप से कंट्रीब्यूशन करें। 2 भागीदारों ने कंट्रीब्यूशन दे दिया था, परंतु तीसरा जो भागीदार था वो दिवालिया होने के कारण अपना कंट्रीब्यूशन देने में असमर्थ हुआ। इसमें निर्णय यह दिया था कि इस कमी को पूरी करने के लिए भागीदार बाध्य नहीं है। लेनदारों के भुगतान के लिए भागीदार ऐसी कमी को पूरी करने के लिए आबद्ध होते हैं। यानी कि अगर थर्ड पार्टी लोन है तो उसमें तो भागीदार को इंडिविजुअल लायबिलिटी भी के माध्यम से भी उसको थर्ड पार्टी के लोन को चुकाया जाएगा, परंतु भागीदारों की पूंजी लौटाने के लिए एक भागीदार की असमर्थता के कारण पैदा होने वाली कमी को पूरा करने के लिए उनको आबद्ध नहीं किया गया था। इसमें यह भी बताया गया था, इसमें नहीं मतलब आगे इसमें प्रॉपर्टी के जब सेटलमेंट किया जाता है, यानी कि अकाउंट का सेटलमेंट किया जाता है, तो वहाँ पर गुडविल भी देखी जाती है। गुडविल जो होती है वो एसेट्स के रूप में ही होती है। एक अन्य केस था हरमोहन सिंह बनाम गुरबख्श सिंह 2001 का केस था, जिसमें बताया गया था भागीदारों के बीच में करार के अंतर्गत एक भागीदार ने फर्म की संपत्ति में अपने सभी अधिकार, जिसमें गुडविल तथा अन्य सभी अधिकार शामिल थे, छोड़ दिए। न्यायालय ने कहा गुडविल तथा अन्य सभी अधिकार शब्द में फर्म के व्यापार चिन्ह पर अधिकार भी शामिल होगा। तो आज आपने देखा कि मैंने पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिसोल्यूशन के टाइम पर पार्टनर्स के बीच में जो अकाउंट का सेटलमेंट होता है उसकी जो प्रोसीजर है उसके विषय में मैंने आपसे चर्चा की। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरा फेसबुक पर एक पेज चलता है जिसमें क्रिमिनल जस्टिस क्लब के नाम से एक पेज में चलाता हूँ, इस पर मैं लीगल इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। यदि आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके लीगल ज्ञान पे बढ़ोतरी होगी। मैं अपने आने वाले लेक्चर में डॉक्ट्रिन ऑफ इनोसेंस के ऊपर चर्चा करूँगा। इसमें बताऊँगा कि यदि कोई एस्पायरेंट्स दौरान तैयारी के या कॉलेज पढ़ाई के दौरान अगर उसके ऊपर कोई केस हो जाता है तो क्या वो जुडिशरी में के एग्ज़ाम के लिए या फिर जुडिशरी पद पर बैठने के लिए कॉम्पिटेंट है या नहीं है, इस विषय में मैं चर्चा करूँगा। जिसमें हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ इनोसेंस जो है वो क्या कहता है, UDHR हमारा क्या कहता है, इन सब बातों के ऊपर मैं चर्चा करूँगा। तो इसके लिए मेरा आने वाले लेक्चर पर आप इंतज़ार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।